नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। आज वर्ल्ड अस्थमा डे है। सेहत संवाद में यानी कि हमारे खास कार्यक्रम में आज बात भी अस्थमा की होगी। उस सांस की होगी जो रुक रुक कर कहीं कहीं पर चलती है, उस बेचैनी की जो नजर नहीं आती लेकिन जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। भारत में अस्थमा कितनी आम समस्या बन चुकी है। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना क्यों खतरनाक हो सकता है? कैसे फर्क किया जाए कि अस्थमा है या अन्य कोई सांस संबंधी बीमारी है? क्या सिर्फ इनहेलर ही काफी है या जरूरत जीवन शैली को समझने की है? वर्ल्ड अस्थमा डे के मौके पर सेहत संवाद लाया है जागरूकता की एक जरूरी पहल, जो जरूरी भी है आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए भी, जहां इलाज से पहले बात होगी पहचान की, तकनीक के साथ साथ भरोसे की। और इसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. पंडा जी, सीनियर कंसल्टेंट हैं और एमडी पल्मोनरी मेडिसिन भी हैं। और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आर.के. पंडा जी हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अस्थमा है क्या, ये जानना जरूरी है। लोगों को इतना पता है कि भाई सांस की बीमारी नहीं आ रही है, अस्थमा ही होगा, माफ कीजिएगा, सांस नहीं आ रही है, अस्थमा ही होगा, इनहेलर ले लीजिए बस। लेकिन है क्या, कैसे ये शुरुआत होती है, लक्षण क्या है इसके? देखिए, एक अस्थमा एक्चुअली जब भी हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा की बात करते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा एक श्वसन रोग बीमारी है जो कि श्वास से रिलेटेड है। इसमें व्यक्ति को सांस में लेने में तकलीफ होती है, छाती में कभी कभार आवाज़ आता है, सूखी खांसी, कफ और जकड़न, इस प्रकार की परिस्थिति बनती है। और अधिकतर देखा गया है कि ये रात को होती है, मौसम बदलते वक्त होती है या किसी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के पश्चात होती है। और अगर इसमें लक्षण देखा जाए, अगर कोई देखेगा तो सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, छाती में भारीपन है, इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं मेनली अस्थमा में। बिल्कुल। अच्छा, शुरुआती लक्षण तो आपने बता दिए कि इन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है लोग बहुत मतलब संकोच करते हैं कि हम इनहेलर बाहर लेके ना जाए और इनहेलर ना लें, यही इनको रहता है कि हम अगर नहीं लेंगे ठीक रहेगा। लोग बाहर निकलते हैं, उनको लगता है कि भाई इसने इनहेलर ले रखा है तो मतलब इसको अब अस्थमा है। अब ये लोगों के मन में हमेशा एक मिथ रहती है कि ये संक्रमित बीमारी है, यानी कि फैलती है, इसका झूठा नहीं खाना है, इसके साथ नहीं रहना है। देखिए, अस्थमा पहला तो बता दूं, शुरुआती अगर है तो बेटर रहेगा कि आप इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करवाएं। क्यों? क्योंकि दवाइयों से ये कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, ये संक्रमण वाली बीमारी नहीं है, ये नॉर्मली हमारे सेलुलर लेवल में होता है। ये एक कॉमन बीमारी भी है, ये आनुवांशिक भी हो सकती है और प्रदूषण से भी हो सकती है। तो अधिकतर देखा गया है 60 से 70% लोगों में ये आनुवांशिक रहती है। जब भी हम ऐसे वातावरण, जो कि अपन ट्रिगर बोलते हैं, इस प्रकार से परिस्थितियाँ आती हैं तो अस्थमा उभर जाता है। तो उस परिस्थिति में हम इसको बोलते हैं कि अस्थमा का अटैक हुआ है। और ये बिल्कुल फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये एक दूसरे को झूठा खाने से बिल्कुल नहीं फैलती है। ये सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर होता है, या अस्थमा इसमें अगर होता है तो इसमें क्या अंतर होता है? पहले तो पता ही नहीं कि सीओपीडी क्या है, बस टर्म सुनी है कि सीओपीडी भी कुछ होता है, ये भी थोड़ा समझाइए। देखिए, पहला चीज़ तो बता दूं, अस्थमा, पहले तो अस्थमा के बारे में अपन जान ले कि अस्थमा एक्चुअली बहुत लोग बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। कोई अस्थमा बुलाता है, कोई दमा बुलाता है, कोई श्वास बुलाता है, और बहुत बार डॉक्टर्स भी खुद यूज़ करते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है बोल के। लेकिन ये कुछ नहीं, ये ब्रोंकियल अस्थमा ही है, जिसको कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अब आ जाते हैं सीओपीडी। सीओपीडी बेसिकली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। मतलब सीओपीडी मतलब ये क्रॉनिक, और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब सांस की नली सिकुड़ जाना। ये अधिकतर बुजुर्गों में देखा गया है और उन व्यक्तियों में देखा गया है जो सिगरेट स्मोकिंग या अति पॉल्यूटेड एरिया में बहुत साल तक सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं और पॉल्यूटेड एरिया में रुके होंगे। और ये नॉर्मली 55 साल के ऊपर देखा गया है। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़, मतलब एक बार अगर एक व्यक्ति को सीओपीडी होता है, ये वापस नहीं होता। इवन ये भी देखा गया है, जो अपन लकड़ी के चूल्हे में काम करते थे महिलाएं, स्मोकिंग नहीं है, कोई पॉल्यूटेड एरिया नहीं है, उनको भी सीओपीडी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस कारण से आप देखे होंगे उज्ज्वला प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री ने करवाया है, उससे भी बहुत लोगों को ये फ़ायदा हुआ है। और ब्रोंकाइटिस जो है, ये नॉर्मली इन्फेक्शन के बाद होता है। ये वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है, जिसको कि अपन एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप बता रहे हैं कि सीओपीडी एक बार हो जाए तो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता, क्योंकि अगर उसे जड़ से खत्म कर दिया जाए। क्या अस्थमा में भी ऐसा होता है? क्या अस्थमा का इलाज संभव होता है या केवल इसे नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं, सीओपीडी का पहले से बता दूं, सीओपीडी एक बार होता है तो वो ठीक नहीं होता। उसके लिए आपको जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अस्थमा लेकिन कंट्रोलेबल डिजीज है, रिवर्सेबल है
और रेमिशन होता है। रेमिशन का मतलब क्योर नहीं है, रेमिशन का मतलब होता है कि इस परिस्थिति तक पहुंच जाए कि दवाइयाँ कभी कभार ज़रूरत पड़े। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर पहले से या शुरुआती दौर में दवाई ले लिया जाए तो ये नियर टू क्यूरेबल हो जाता है। क्योर नहीं बोलूँगा, नियर टू क्यूरेबल। तो इसलिए जब भी अगर आपको ऐसा लगता है या आपके परिवार में अस्थमा की बीमारी है या एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी, मतलब स्किन एलर्जी हो, आंखों का एलर्जी हो, किसी भी प्रकार का एलर्जी का अगर हिस्ट्री है और आपको कोई भी प्रकार का खांसी, कफ, सांस की तकलीफ होती है तो एक्सपर्ट से पता करिए कि ये कहीं अस्थमा तो नहीं है और उसका इलाज अति शीघ्र शुरू करवाइए। क्योंकि अभी आपने बताया कि अस्थमा ऐसी बीमारी है कि ये कभी ठीक नहीं होती, लेकिन इसको हम कम कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, आप आसान शब्दों में अगर समझे तो। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस का आप बता रहे थे, क्या वो ठीक हो जाती है? हाँ, एक्यूट ब्रोंकाइटिस पोस्ट वायरल होता है अधिकतर। वायरल जैसे कि अपन कॉमन कोल्ड बोलते हैं, तो वो 100% ठीक हो जाता है अगर ठीक टाइम में दवाई लिया जाए, जो कि 4-5 दिन लगता है, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। अब आप ये भी बता दीजिए कि अगर अस्थमा का सही इलाज ना हो तो लोगों के जीवन शैली पे क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं, बचाव और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। अस्थमा देखिए, पहला तो ये बोलूँगा श्वसन रोग है और अगर ठीक से इलाज नहीं किया गया या ठीक समय पे इलाज नहीं मिला तो ये जानलेवा हो सकता है, पहला। दूसरा, अगर बार बार अस्थमा का अटैक एक व्यक्ति को होता है तो उससे उसमें सांस की तकलीफ जो है वो नियरली परमानेंट लेवल पे शुरू होने लगती है, जिसके कारण कि उसके पढ़ाइयों में, मतलब अगर बच्चों को होता है तो वो पढ़ाइयों में तकलीफ होती है, स्कूल जाना उसके लिए मुश्किल हो जाती है। अगर किसी बड़े लोगों में होता है तो वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाता है। तो इस कारण से अगर अस्थमा का रेगुलर और ठीक से इलाज नहीं किया गया तो ये भी कुछ समय के बाद COPD में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन बहुत साल लगते हैं उसमें। थोड़ा और समझना में चाहेंगे, COPD, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? एक्चुअली बोला जाए तो COPD और अस्थमा दोनों खतरनाक हैं अगर उसका इलाज नहीं किया जाए। दोनों जानलेवा बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि अगर अस्थमा को बहुत दिन तक ठीक नहीं किया गया या कंट्रोल नहीं किया गया तो ये COPD में कन्वर्ट होता है, जो कि इर्रिवर्सिबल डिजीज होता है, जो कि वापस नहीं लौटता है और एक बार लंग्स में सिकुड़न हो जाती है, वो ठीक नहीं होती। तो इसलिए दोनों ही मैं बोलूँगा जानलेवा है। हाँ, अस्थमा में सडन डेथ होने की संभावना होती है, क्योंकि अगर सीवियर अस्थमा होता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सांस की नली सिकुड़ जाती है। क्योंकि डॉक्टर देखिए, बात इस तरह से आपने बताई भी कि उज्ज्वला योजना की तरफ कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जा भी रहे हैं और लोगों का और महिलाओं का ध्यान भी रख रहे हैं। लेकिन इससे तो ये भी समझना चाहेंगे कि शहरी क्षेत्रों में ही अस्थमा ज़्यादा देखने को मिलता है, मुख्य ट्रिगर सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहते हैं? देखिए, एक्चुअली अस्थमा सब जगह हो सकता है, लेकिन अगर नंबर बोला जाए तो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रामीण क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्र में एक जो हम लोग बोलते हैं ट्रिगर, मतलब अस्थमा को कौन कौन बढ़ावा देता है या ट्रिगर करता है, तो ये देखा गया है। एक तो एयर पॉल्यूशन, फैक्ट्री के पॉल्यूशन, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडोर पॉल्यूशन, मतलब अगर घर में डस्ट माइट्स हैं, वेदर चेंज, और अगर पालतू जानवर जैसे कि फर वाले एनिमल, कैट, डॉग, मोल्ड मतलब सीलन आना, ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन, ये सब देखा गया है मुख्य ट्रिगर। और इसमें से आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो अधिकतर शहरी क्षेत्र में है, इस कारण से शहरी क्षेत्र में मरीज ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनके घर में अगर ये सीलन होती है तो वो भी कहीं ना कहीं अस्थमा के लिए कहते हैं लक्षण हो सकता है उसके लिए, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि अगर घर में सीलन है तो आपको अस्थमा की बीमारी हो सकती है, ये कैसे? हाँ, देखिए, एक्चुअली मोल्ड होते हैं। हाँ। सीलन में मोल्ड होते हैं जो कि फंगस होते हैं। और फंगस ये देखा गया है कि वन ऑफ द ट्रिगर्स होते हैं जो भी व्यक्ति को अस्थमा होने की संभावना है, अगर वो ट्रिगर के संपर्क में आता है तो उसको अस्थमैटिक अटैक होता है। तो इसलिए आप देखेंगे जो भी अस्थमैटिक, या आप भी खुद अगर कुछ भी होगा तो आप खुद देखेंगे कि अस्थमा तब ज़्यादा होता है जब मौसम अचानक से बदलता है, या सीलन, घर में बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद सीलन आ जाती है, फिर अस्थमा तकलीफ बढ़ जाती है। तो सीलन डेफिनेटली वन ऑफ द ट्रिगर्स हैं। अगर आपके घर में है और अगर आपको अस्थमा है तो आप देखेंगे आप दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं होते, क्योंकि आपके घर में एक तो सीलन और ट्रिगर है हर समय। तो इस तरह से देखिए, ये तो आपने बताया कि सीलन वगैरह होना, या फिर या इस तरह के कोई जानवर, पशु आप पाल लेते हैं जिनमें फर्ज होते हैं उनकी बॉडी में, इससे इधर और क्या कुछ जीवन शैली में आप बदलाव कर सकते हैं जो बीमारी से बच सकें? देखिए, अस्थमा का ट्रिगर एक और भी आपको बताना भूल गया कि
टेंशन, मेंटल टेंशन से भी, और ठीक ठाक से खान पान नहीं करना। मतलब हम अब देख रहे होंगे अभी मॉडर्न लाइफ में हम बहुत बार बाहर का खाना खाते हैं, हम फास्ट फूड खा लेते हैं। ये भी एक प्रकार के ट्रिगर्स है अस्थमा को बढ़ावा देने के लिए। और रहन सहन में हम आजकल सोते हैं रात के 1 बजे 2 बजे, उठते हैं 10 बजे 11 बजे। तो ये लाइफस्टाइल जो हो गया है ये अस्थमा को बढ़ावा देने वाला लाइफस्टाइल हो गया है। इस कारण से मैं अगर बोलूँगा कि अगर आपका अस्थमा ट्रिगर या अस्थमा के लक्षण या गुण हैं तो उसमें आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। पहला, ठीक टाइम में उठना, ठीक टाइम में सोना, बाहर जितना भी हो भोजन कम नहीं लेना या ना के बराबर लेना। तीसरा, आप योगा करिए, जैसे लोम विलोम हो गया, कपाल भारती हो गया, और ऐसे वस्तुएं ना लें जो अस्थमा को बढ़ावा दें, जैसे कि ठंडी हो गई, खट्टी चीज़ें हो गई, पर्टिकुलरली ठंड के मौसम में। तो इस प्रकार की चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप अस्थमा से बहुत हद तक बच सकते हैं। क्योंकि आप तमाम बातें तो बता ही रहे हैं, इसी तरह ये भी समझना चाहेंगे क्या प्रदूषण एकमात्र ऐसी समस्या है, क्योंकि आपने लगातार बता रहे हैं क्या जेनेटिकली ये बीमारी हो सकती है या सिर्फ प्रदूषण के कारण ही होती है, एयर प्रदूषण या फिर जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं घर में ऐसी चीज़ें होना? देखिए, अस्थमा पहले समझा दूं होता क्या है। अस्थमा एक मल्टीफैक्टरल डिजीज़ है। मल्टीफैक्टरल मतलब बहुत सारे कारणों से होते हैं, जिसमें से कि एक आनुवांशिक कारण भी है, क्योंकि अगर बच्चों में पर्टिकुलरली देखा गया है और थोड़ा से यंग एज में हमें देखा गया है कि 60 से 70% बच्चे जो होते हैं उनको आनुवांशिक गुण, उनके परिवार में किसी न किसी को एलर्जी रहती है और उसके कारण उनको फेफड़ों में जब होता है तब अस्थमा का रूप दिखाता है। और जो बड़ों में है कभी कभार प्रदूषण भी होता है। तो जो आंकड़े बताते हैं 60% लोगों में आनुवांशिक और 40% में एनवायरमेंटल फैक्टर है। तब ऐसा लोगों में ख्याल आएगा कि हमारे घर में है तो क्या मुझे भी अस्थमा होने की संभावना है? नहीं, ये अस्थमा तभी होएगा अगर एनवायरमेंटल फैक्टर भी फेवरेबल हो अस्थमा को ट्रिगर करने के लिए। इसीलिए मैं ये बोलूँगा व्यक्तियों के जिनके घर में की एलर्जी की हिस्ट्री है वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर आपको सर्दी खांसी हो तो तुरंत इलाज करवाएं, उसको बढ़ने का मौका ना दें, क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल और अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल ठीक से करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि अस्थमा हो। मतलब इनडायरेक्टली अगर एग्जांपल दिया जाए, अगर परिवार में एक व्यक्ति को अस्थमा है, उसके 2 बच्चे हैं, तो ये देखा गया है कि एक बच्चे को अस्थमा होता है, दूसरे को नहीं होता, क्योंकि एक बच्चा थोड़ा सा संवेदनशील ज़्यादा रहता है, उसके लाइफस्टाइल वैसे रहती है। तो इस कारण से हर एक व्यक्ति को अस्थमा हो जाए पारिवारिक में ये भी ज़रूरी नहीं है। लाइफस्टाइल उसमें कंट्रोल करता है, एनवायरमेंटल कंट्रोल करता है। ये तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं, इसी तरह ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा देखा भी जाता है कि हम ज़्यादा तेज़ भागते हैं, ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। तो लोगों को लगता है कि ऐसे सांस ही तो फूल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या शुरुआती लक्षण है जिससे आपको समझना ही होगा कि ये अब एक कहीं ना कहीं अलर्ट है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है या अस्थमा के करीब आप जा सकते हैं? देखिए, अस्थमा में सबसे पहला फिर से सिम्टम्स बताऊंगा या कारण, मतलब क्या होते हैं। हाँ। उसमें पहला सांस फूलना डेफिनेटली है, लेकिन जिस प्रकार से आपने पूछा कि दौड़ते वक्त सांस फूलता है, ये सभी व्यक्तियों में सांस फूलेगा जो दौड़ रहे हैं, अगर नॉर्मल भी दौड़ते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, आपका दोस्त जो है सेम उम्र का, सेम हाइट का, हेल्थ का, वो दौड़ ले रहा है, तो ये आपके लिए अलार्म है कि हाँ कुछ एक प्रॉब्लम तो है। अब सांस फूलने का कारण फेफड़े भी हो सकते हैं, हार्ट भी हो सकता है, और कुछ कुछ छोटे छोटे कारण हो सकते हैं। उस परिस्थिति में आप अपने आप को एक डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा पहला। लेकिन अगर अस्थमा होगा तो सांस फूलेगा, साथ में सूखी खांसी आएगी, सीटी जैसी आवाज़ छाती में आएगा, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को साथ में छींक, नाक से पानी बहना, गले में खराश, ये भी आ सकता है, जो कि एसोसिएटेड डिजीज़ है, जो कि एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं अस्थमा के साथ। और ये लक्षण मुख्यतः रात को ज़्यादा ट्रिगर करेंगे दिन के अपेक्षा, या सुबह सुबह करेंगे या सूर्यास्त के बाद होगा। दिन में कंपैरेटिवली सिम्टम फ्री लाइफ रहेगा। तो अगर इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो आप एक विशेषज्ञ को पर्टिकुलरली दिखाएं, कहीं ये अस्थमैटिक तो नहीं है। तो ये रहेगा सलाह मेरा। डॉक्टर, इससे ये भी समझना चाहेंगे, क्या इनहेलर एक मात्र प्रभावी चीज़ है जो भी अस्थमा के मरीज होते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताऊंगा। अब अस्थमा अगर कंफर्म हो गया है, हाँ। तो एक विशेषज्ञ क्या करता है कि अस्थमा किस स्टेज में है वो पहले देखता है। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर सीवियर और मॉडरेट है तो उस परिस्थिति में डॉक्टर हर समय अकॉर्डिंगली इनहेलर
प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी WHO का भी, इवन जीना एक गाइडलाइन है जो सोसाइटी है जो इसके लिए दवाइयाँ क्या चलनी चाहिए, उनका भी ये बोलना है कि इनमें इन्हेलर देना चाहिए। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि सभी इन्हेलर एक होते हैं, बहुत सारे प्रकार के इन्हेलर होते हैं। तो इसमें इन्हेलर जो होते हैं ICH, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड विथ ब्रोंकोडायलेटर, कॉम्बिनेशंस आते हैं, वो मरीजों को लेना चाहिए और वही मोस्ट कारगर देखा गया है, स्टडी में बता दिया गया है। लेकिन हर एक व्यक्ति को लेना है ऐसा नहीं है, लेकिन ये विशेषज्ञ का ही फील्ड रहेगा कि किसको कौन सा इन्हेलर देना चाहिए। तो आप एक डॉक्टर्स की सलाह से ही दवाइयाँ इन्हेलर लें। लेकिन ये बता दूंगा ओनली नहीं है, लेकिन लेना जरूरी है और रोज लेना जरूरी है। तो इन्हेलर से इतर क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम इतने ज़्यादा देखते ना आगे बढ़ रहे हैं, भारत में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और हम लोग कहीं ना कहीं डॉक्टरी में भी देखा जाए तो आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्हेलर के अलावा क्या कुछ हो सकता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी मरीज होता है उसको अपने पास रखना चाहिए? देखिए, एक तो इन्हेलर मस्ट है। हाँ। अगर माइल्ड मॉडरेट है तो वो अपने पास में इन्हेलर रखें। दूसरा है लाइफस्टाइल चेंज, और तीसरा है आजकल ऐप्स आने लगे हैं बहुत सारी चीज़ों के, जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि आपका ट्रिगर होने वाला है या नहीं होने वाला। तो उसी प्रकार से इन्हेलर, वो भी एचुएटेड डिवाइसेस आते हैं जिस प्रकार से और सब फील्ड में आए हैं, तो आपको ये बता देगा कि आपका इन्हेलर लेने का टाइम हो गया है। आपको उस प्रकार की चीज़ें हो गई जो कि आप इससे ले सकते हैं, मतलब आजकल मॉडर्न ऐप के थ्रू से ले सकते हैं। लेकिन इन्हेलर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है और इसको रोज़ लेना चाहिए। और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा आज अस्थमा का अटैक नहीं है या मुझे सांस फूल नहीं रहा है तो आज मैं दवाई नहीं लूँ। आप दवाइयाँ रोज़ लेंगे, तकलीफ हो या ना हो, और जब भी बंद करना है या कम करना है डॉक्टरी सलाह से लेना है और डॉक्टर को रेगुलर दिखाना है। बहुत बार ऐसे मरीज इंडिया में पर्टिकुलरली देखा गया कि मेरे को आराम हो गया है और डॉक्टर के पास जाते नहीं है, अब मेरे को दवाई नहीं चाहिए बोल के। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि रेगुलर फॉलोअप करवाइए, अपना लंग फंक्शन टेस्ट, जो उसकी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, उसके द्वारा जांच कराइए कि आप कौन से स्टेज में हैं और कौन सी दवाई लेनी है। ठीक, इससे तो ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए अब भारत की बात हो ही रही है, तो भारत में ज़्यादातर अलग अलग टाइप के इलाज भी हैं, आयुर्वेदिक इलाज भी है, अब एलोपैथिक भी है और होम्योपैथिक भी है। लोग आयुर्वेदिक इलाज की तरफ आजकल बहुत आम है, बढ़ने भी लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है जैसे कोरोना का काल था उसके बाद से आयुर्वेद पे ज़्यादा स्विच हो रहे हैं। क्या सच में अस्थमा का इलाज आयुर्वेद में भी मिल पाता है? देखिए, एक्चुअली अस्थमा का पहले समझ लें कि है क्या। अस्थमा एक नॉर्मली देखा जाए तो 60 से 70% आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक मतलब जेनेटिक, जेनेटिक मतलब वो वहाँ पर है जहाँ शरीर के अंदर में है। तो वो जेनेटिकली आप क्योर कर ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि वो ट्रिगर होगा ही होगा। हाँ, इन्हेलर आज के डेट में जो मॉडर्न साइंस रिसर्च बताती है, इन्हेलर इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। वो भी ICH मतलब इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ऑफ चॉइस है किसी भी मॉडरेट और सीवियर अस्थमा के लिए। हाँ, आयुर्वेदिक जरूर उन लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका रिसर्च चल रहा है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में रिसर्च चल रहा है, अभी रिसर्च के परिणाम नहीं आए। रिसर्च के परिणाम आने के बाद डेफिनेटली ये बोला जा सकता है। यानी एकमात्र अगर इलाज अस्थमा का है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ एलोपैथी में ही है। हाँ, कंट्रोल वाला इलाज जो है एलोपैथी में है। इसमें डेफिनेटली पेशेंट का बीमारी बढ़ता नहीं है और वो कंट्रोल में रहता है, और बहुत बार रेमिशन भी होता है, जो कि देखा गया है 30 से 40% है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, 30 से 40% रेमिशन है। आप बिना इन्हेलर के रह सकते हैं, लेकिन पहले स्टेज में आपको कुछ महीनों से साल तक इन्हेलर लेना पड़ता है। इससे तो ये भी समझना चाहिए कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग क्या करते हैं या फिर हमेशा देखा भी जाता है कि अरे यार मुझे अब आराम है, अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तो कितने कितने समय में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर एक बार पता लग गया कि ये जो शख्स है, ये मरीज अब अस्थमैटिक है? देखिए, अधिकतर देखा गया है, मतलब जब फर्स्ट विजिट होता है तो अधिकतर जो स्टडी बताती है पहला विजिट 2 हफ्ते में होना चाहिए, ताकि आपको भी, डॉक्टर को भी समझ में आए, आपको भी समझ में आए कि आप सब कुछ सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि इन्हेलर तो डॉक्टर साहब लोग लिख देते हैं, मरीज भी समझ के जाता है, लेकिन घर जाते वक्त वो उसको लेने का तरीका जो है वो आगे पीछे या ऊपर नीचे या रॉन्ग तरीके से लेने लगता है। तो इसलिए 2 हफ्ता पहला होता है, फिर देखा गया है कि फिर 1 महीना, लेकिन जब स्टेबल हो जाता है तो 3 से 6 महीने में एक बार विजिट होना चाहिए। जब ऐसे मरीज को लगने लगे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन 3 से 6 महीने में एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए, ताकि परिस्थिति किस प्रकार की है, लंग फंक्शन ठीक है कि नहीं, वो चेक करने के लिए।
डॉक्टर इससे इधर ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे मेरे भी कुछ जानकार हैं, हुआ क्या था कि उनको नॉर्मली जुकाम वगैरह हुआ, कंजेशन हो गया, आप जैसे समझ सकते हैं, लेकिन उनको डॉक्टर ने इन्हेलर दे दिया। क्या ये इन्हेलर लेना सिर्फ एस्थमेटिक वालों के लिए होता है, या उन्होंने इन्हेलर दिया तो ये सिर्फ पाइपलाइन खोलने के लिए होता है? इसके पीछे की थोड़ी चीज समझना चाहेंगे। देखिए, कभी भी किसी को भी कंजेशन हुआ, हाँ। सांस फूला, तो अधिकतर फेफड़ों में ये होता है कि सांस की नली सिकुड़ जाती है, जिसको भी अपन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के लिए सबसे अच्छी दवाई जो है, मतलब इन्हेलेशन थेरेपी होता है। इन्हेलेशन थेरेपी 3 प्रकार से दिया जा सकता है। एक तो नेबुलाइजेशन से दिया जाता है, जो भाप के तरीके से देते हैं बच्चों वाला। लेकिन वे अगर सीवियर अस्थमा है या सीवियर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है तो उसमें नेबुलाइजेशन डेफिनेटली एडवाइजेबल है। लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है कि ये सांस की नली जो सिकड़ती है, जो कि पोस्ट वायरल ब्रोंकोलाइटिस भी कभी कभार बोलते हैं हम लोग, जो कि वायरल होने के बाद जैसे होता है, तो उस परिस्थिति में हम इन्हेलर्स देते हैं मरीजों को, जो कि 10 से 15 दिन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार इन्हेलर लिया और ज़िंदगी भर के लिए इन्हेलर ले लेते हैं। ऐसे मरीजों में इन्हेलर दिया जा सकता है और कुछ समय के बाद उनका इन्हेलर छूट जाता है। लेकिन ये अस्थमेटिक पेशेंट नहीं होते, ये पोस्ट वायरल ब्रोंकोलाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं। इससे इधर ये भी समझना चाहेंगे, आप लगातार कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, तो क्या सिर्फ अच्छे टाइम पे सोना, अच्छे टाइम पर उठना, यही सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंजेस चाहिए, या फिर योगा, जिम या खान पान में कुछ चेंजेस उन्हें करने चाहिए, और क्या नहीं खाना चाहिए अगर आप एस्थमेटिक है तो? देखिए, लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली है, उसके साथ योगा, हाँ देखा गया है, इवन मॉडर्न साइंस भी ये बोलती है एक्सरसाइज करना चाहिए। और जिस एक्सरसाइज में मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है कि योगा बहुत ज़्यादा ही कारगर होता है। मतलब अगर ठीक ढंग से किया जाए और ठीक समय के लिए किया जाए तो कारगर होता है। वो भी कितना, मैं बोलूँगा 5 मिनट से 10 मिनट मोर देन इनफ होता है, दिन में 1 से 2 बार। और जिसमें देखा गया है कि लोम विलोम सबसे अच्छा कारगर है। तीसरा चीज़ है खान पान, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये ट्रिगर है। और ट्रिगर कैसा है कि खाने से ट्रिगर होता है और वातावरण से होता है। तो वातावरण की हमारी बात हो गई कि धुआं प्रदूषण से दूर रहेंगे। दूसरा होता है खान पान। खान पान में अधिकतर देखा गया है जो ठंडी और खट्टी चीज़ें हैं, जैसे केला हो गया, दही हो गया, बैगन हो गया है, टमाटर की खट्टे हो गए, मतलब जिसमें भी खटाई है बहुत ज़्यादा वो। और दूसरा ठंडी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया। तो इन सब चीज़ों से देखा गया कि अगर अस्थमेटिक मरीज लेता है तो उसको तकलीफ बढ़ जाती है, उसको सांस में तकलीफ होती है, सूखी खांसी होने लगती है, छाती में जकड़न होने लगता है। तो ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करना अनिवार्य है ताकि कंट्रोल रहे अस्थमा और ट्रिगर नहीं हो, बढ़े ना अस्थमा का अटैक। देखिए, कहीं कहीं जगहों पर ऐसा, आपने कोई खान पान में तो बताया कि क्या क्या कर लें, कहीं कहीं जगहों पर तो पॉल्यूशन ही बहुत ज़्यादा होता है। जैसे दिल्ली में आप देख लीजिए, मैं खुद दिल्ली की हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पर इतना एयर पॉल्यूशन होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए समस्या रहेगी ही रहेगी। इससे इतर दिवाली के दिनों में जो पटाखे के समय में जो धुआं निकलता है उससे भी उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो कई लोग अपने रूम में एयर प्योरीफायर रखते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो रखें एयर प्योरीफायर? एयर प्यूरीफायर का कितना फ़ायदा है ये मेडिकल साइंस में तो कहीं जिक्र नहीं है। और ये भी है कि कुछ लोगों को लगता है कि फ़ायदा होता है, लेकिन मोटे मोटे तौर से बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं होता है। ये हमारा बीइंग ह्यूमन यानी जानकार लोग और ये रहते हैं, तो हमको ऐसा करना है कि पॉल्यूशन कम हो वातावरण में, ये अपने को स्टेप्स लेना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, ये सब ध्यान रखना है। और दिल्ली की बात करूँगा, हाँ डेफिनेटली दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 10 बच्चों में 3 बच्चे से 5 बच्चे अस्थमा से ग्रसित हैं दिल्ली में। और पूरे भारतवर्ष में देखा गया है कि 10 में से 3 बच्चे अस्थमा से ग्रसित है। तो डेफिनेटली पॉल्यूशन को हमको कम करना है, और ये एक ऐसा बोलूँगा कि सबकी जिम्मेवारी है कि कैसे हम पॉल्यूशन को कम करें, और सभी को स्टेप्स लेना है इस विषय में। देखिए, एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो क्या पॉपुलेशन बढ़ने के अकॉर्डिंग समझा जाए तो एस्थमेटिक मरीज बढ़ रहे हैं? देखिए, अस्थमा का परसेंटेज उतना ही रहेगा। मतलब हाँ। अगर 10 लोगों में 3 बच्चे हैं तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो 300 में 30 बच्चे हो जाएंगे और 1000 में 300 बच्चे हो जाएंगे। तो वैसे ही पर प्रोपोर्शन बढ़ेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन से डायरेक्टली रिलेशन डेफिनेटली है, और पॉल्यूशन इस पे और घी का काम करती है। और
नंबर ऑफ पेशेंट्स को और बढ़ाती है। ठीक, जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल आपसे बस यही रहेगा कि जिन लोगों की शिफ्ट नाइट शिफ्ट होती है, वो जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, समय पर नहीं सो पा रहे, उनके लिए कोई टिप आप दे दें। देखिए, शिफ्ट तो सबको कार्य करना ही है, नाइट शिफ्ट हो, डे शिफ्ट हो या मॉर्निंग शिफ्ट हो, तो इसमें यही है कि आप अपना नाइट शिफ्ट को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए। आपने दिन में सोना है तो दिन को कर लीजिए और सेम लाइफस्टाइल करिए। जैसे आते ही सही आपसे शिफ्ट से आए, स्टीम इनहेलेशन लीजिए सुबह शाम एटलीस्ट, आप थोड़ा से गरारे करिए दिन भर, योगा करिए और हेल्दी फूड्स मतलब सलाद, सूप, इस प्रकार की चीज़ें लीजिए, जिससे कि आपको संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन या संक्रमण होने की संभावनाएं कम हो जाए। ठीक, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो हमारे सेहत संवाद के खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अपना रखें खास ख्याल और लगातार इस कड़ी में आपसे होती रहेगी।